अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोमना समीना आसफ़ है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है फाइब्रॉइड्स, यानी कि बच्चेदानी के अंदर रसौलियाँ। पहले मैं फाइब्रॉइड्स के अंदर थोड़ा-सा आपको बता दूँ, ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जिससे कि हम कहते हैं कि 25 साल से लेके तकरीबन 30-35 साल की उम्र तक की औरतों में ये फाइब्रॉइड्स या ये रसौलियाँ बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। लेकिन ये कैंसर वाली यानी कि जड़ों वाली रसौलियाँ नहीं हैं, इसीलिए इससे परेशान होने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डिपेंड ये करता है कि ये किस जगह पे मौजूद हैं। इसकी जो लोकेशन है बच्चेदानी के अंदर, यूट्रस के अंदर 3 तरह की रसौलियाँ होती हैं, जिसमें कि सबसे पहली जो कि बच्चेदानी की अंदर की तरफ है, जिसे हम सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स कहते हैं। दूसरी जो कि बच्चेदानी की दीवार के अंदर है, जिसे हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स कहते हैं। और तीसरी किस्म वो होती है जिसे हम सब सीरस फाइब्रॉइड कहते हैं, जो कि बच्चेदानी से बाहर की तरफ को होती है। ये जो बच्चेदानी के बाहर की तरफ यानी कि जो सब सीरस फाइब्रॉइड्स हैं, ये अगर तरबूज की जितना भी इनका साइज़ हो तो भी समटाइम्स ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं करते, मरीज़ को इससे कोई मसला नहीं होता। कभी कभार जैसे कि किसी भी और मसले के लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो उस पर लोगों को ये पता चलता है कि ये फाइब्रॉइड्स उनके अंदर हैं। कई सालों तक अक्सर व बेशतर ये साइलेंट पड़े रहते हैं, ये आपको कोई भी प्रॉब्लम कॉज नहीं करते। इसलिए अगर आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के ऊपर या आपकी ये एक फाइंडिंग्स आ जाएं, जैसे कि कोई आपने किसी बच्चेदानी के किसी मसले के लिए, बच्चा है तो आपने अल्ट्रासाउंड कराया, या अगर आपको कोई अंडेदानियों में कोई मसला था, कोई ब्लीडिंग का मसला था, आपने अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें आपके अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको रसौलियाँ नज़र आईं, तो इसमें कतई पैनिक करने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसमें जो सब म्यूकस टाइप है, जो कि बच्चेदानी के अंदर की रसौली है, वो समटाइम्स अगर मटर के दाने के बराबर भी हो तो वो बहुत ज़्यादा मसले कॉज करती है, मसलों की वजह बन सकती है, जैसे कि ब्लीडिंग का मसला, जैसे कि इनफर्टिलिटी यानी कि हमल ना होने का मसला, जिसे हम बांझपन कहते हैं। ये इन सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स की वजह से हो सकता है। फाइब्रॉइड्स का जो ट्रीटमेंट है उसके डिफरेंट इंडिकेशंस हैं, जैसे कि हम हर तरह के फाइब्रॉइड को ट्रीट नहीं किया जाता जब तक कि कोई भी फाइब्रॉइड आपको सिम्टम्स नहीं कर रहा। जैसे अगर आपको कोई, क्योंकि अगर ये बहुत बड़े साइज़ का है तो समटाइम्स आपको प्रेशर के सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि आपके पेशाब के मसाने के ऊपर प्रेशर आएगा और आपको बार बार पेशाब आएगा, आपको लगेगा कि मुझे पेशाब आ रहा है लेकिन पेशाब नहीं आ रहा होगा। दूसरा ये हो सकता है कि ये आपकी पोटी वाली जगह के ऊपर इनका प्रेशर आए, जिससे कि आपको पोटी करने में मसला हो या आपको कब्ज़ की शिकायत हो। तीसरा ये हो सकता है कि आपको, जैसे कि आपके पेट में गोला सा है तो आपको उससे कोई अफारा महसूस हो, ये सब चीज़ें हो। फिर इसके अलावा फाइब्रॉइड्स जो हैं ये आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का मसला कर सकते हैं, जिसमें कि आप जो है, हो सकता है कि आपका साइकिल जो है वो रेगुलर रहे लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो, यानी कि माहवारी के दौरान आपको बहुत ज़्यादा खून पड़े, जिससे कि आपके अंदर खून की कमी हो जाए। अब इनका इलाज किस तरह से है, क्या क्या दवाइयाँ हम इसमें दे सकते हैं। बेसिकली तो इसका जो इलाज है वो 2 तरह से होता है। एक हम कहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट, दूसरा हम कहते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट से मुराद है दवाइयों से इलाज, जिसमें कि आगे 2 से 3 किस्म की दवाइयाँ हैं। एक होती है नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट, जिसमें कि हम मरीज़ को अगर बहुत ज़्यादा खून पड़ रहा है तो उसमें हम उनको कैप्सूल ट्रांजामीन, जो कि ट्रानेक्सेमिक एसिड या ट्रांजामीन के नाम से मशहूर है, वो हम दे देते हैं, जो कि 3 से 5 दिन मरीज़ा लेती है और उनकी ब्लीडिंग का मसला हल हो जाता है। अगर इससे नहीं, जैसे कि जो नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट जो है, ये तो नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट हो गया। अब हार्मोनल ट्रीटमेंट्स की अगर बात की जाए तो उसमें कुछ दवाइयाँ हैं, फिर एक छल्ला है जिसे हम वायरिना कहते हैं, वो रखा जा सकता है, या फिर दवाइयाँ हैं जो हम दे सकते हैं, जैसे कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो कि आम वक्फे की दवाइयाँ हैं, ये हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं। इसके अलावा अगर हम
सर्जिकल ट्रीटमेंट पे आएँ। सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा-सा डिसीजन करना इस तरह से भी मुश्किल हो जाता है कि ये डिपेंड करता है कि मरीज़ा की, जिसको फाइब्रॉइड्स है, उसकी अपनी क्या ख्वाहिशात हैं, क्या उसकी उम्र कितनी है, या उसको और बच्चे चाहिए, या उसके किस हद तक प्रेशर सिम्पटम्स हैं जो कि उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रहे हैं और दवाइयों से उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसमें भी आगे कुछ इस तरह की ट्रीटमेंट हैं जिसमें कि एक को हम ये कहते हैं मायोमेक्टमी, जिसमें कि सिर्फ़ और सिर्फ हम बच्चेदानी की रसौली निकालते हैं और बच्चेदानी को वैसे ही रहने देते हैं। और दूसरा ट्रीटमेंट है हिस्टेरेक्टमी। उसका मतलब ये है कि हम बच्चेदानी ही निकाल देते हैं। और इसके अलावा एक और ट्रीटमेंट मोडालिटी भी इसके अंदर आती है जिसको हम कहते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बुलाइजेशन। ये फैसिलिटी हमारे मुल्क में हर जगह अवेलेबल नहीं है, सिर्फ चंद ऐसे सेंटर्स हैं जिसमें ये फैसिलिटी है। इसमें हम एक्सरे के ज़रिए या अल्ट्रासाउंड के ज़रिए जो बच्चेदानी को, जो बड़ी बड़ी शरियानें जो खून सप्लाई करती हैं उसके अंदर क्लॉट बना देते हैं और फिर वो शरियानें सिकुड़ जाती हैं और ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से जो रसौलियाँ हैं वो छोटी होती जाती हैं। ये रसौलियाँ जो हैं 90% तो इनमें कैंसर का चांस नहीं होता, लेकिन अगर कोई रसौली बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, महीना 2 महीने के अंदर उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो फिर इसमें एक सार्कोमेटस चेंज जिसे हम कहते हैं या कैंसर का खदशा हो सकता है। तो इस किस्म की रसौली के लिए भी ऑपरेशन जो है वो या ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूर कराना चाहिए ताकि पता चले। बहुत सी ख़वातीन का ये सवाल होता है कि रसौलियों के साथ हमल हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर हमल होगा तो क्या वो आगे तक चलेगा, 9 महीने पूरे करेगा। इस सिलसिले में पर हम एक अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और फिर उसमें आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही।